नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में। विद्यार्थियों, कक्षा 5वीं पश्चिम बंग सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तक में आपका पाठ विविधता में एकता पाठ जो है उसका हम अध्ययन करेंगे और उसमें जो दिया गया है पाठ में उसका अर्थ को अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चों, विविधता में एकता जो पाठ है, यहाँ पर आप पहला समझिए कि विविधता का मतलब क्या होता है। विविधता का मतलब होता है कई प्रकार के हमारे देश में भाषा, जात, धर्म के लोग रहते हैं, इनको हम विविधता कहते हैं। और एकता का मतलब होता है एकजुट। इन विविधताओं को होते हुए भी हमारे देश में एकजुट हैं। आइए हम इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं और सही शब्द का उच्चारण भी करते वक्त ध्यान हम सभी को रखना है कि क्या इसमें उच्चारण होता है और मतलब भी क्या है, अर्थों का हम समझेंगे। हमारा देश भारत विश्व के मानचित्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे देश की संस्कृति प्राचीन एवं महान है। अर्थ को समझें। हमारा देश भारत विश्व के मानचित्र जो है हमारा, इस मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व का, वर्ल्ड में अपना स्थान महत्वपूर्ण रखता है। हमारे देश की संस्कृति प्राचीन एवं महान है। हमारे देश की संस्कृति जो यहाँ के धर्म, पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान, इसको हम संस्कृति कहते हैं। लोगों का पहनावा, ये सब संस्कृति है। ये बहुत ही प्राचीन माने पुरानी है। प्राचीन का मतलब यहाँ पर पुरानी होती है और महान का मतलब आपका जो बहुत श्रेष्ठ। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या जो हमारे सबसे दूसरा नंबर में आते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। वे सभी आपस में प्रेम पूर्वक तथा मिलजुल कर रहते हैं। पर्वतों, नदियों ने भारत को भीतर से विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। जो नदियाँ बहती हैं, पर्वतें हैं, इनसे क्या है, जगहों का बंटवारा हो चुका है, जिससे ये अलग अलग हो चुके हैं। जैसे कि इस देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। उत्तरी छोर जो है भारत के ऊपर वाला, हम इसे उत्तरी छोर कहते हैं। ठीक है। तो और नीचे क्या है, दक्षिणी छोर है आपका। ठीक है। तो उत्तरी छोर जो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो जलवायु मध्य एशिया जलवायु के समान है, यहाँ पर हमारे एशिया में हमारे देश का निवास है। और एशिया की जलवायु मध्य में जो है, वैसे जलवायु कश्मीर में है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि धरती का स्वर्ग इसलिए कश्मीर को कहते हैं। वहाँ का जो दृश्य होता है बर्फीला होता है और यह देखने में बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। वहाँ की हरी भरी घाटियाँ सैलानियों का मन मोह लेती है। सैलानियों मतलब जो सैर करने वाले घुमक्कड़ जो होते हैं, उनको सैलानियों कहते हैं। और इनको देखने पर हरी भरी घाटियों को इसका मन मोहने का कार्य करती है। वहाँ का दृश्य, डल झील में तैरते शिकार अपने लोग कल्पना लोक में ले जाते हैं। शालीमार और निशात बाग अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। शालीमार और निशात बाग जो आप, ये बहुत ही सुंदर बाग है जो विश्व में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ ये दक्षिणी छोर है जहाँ के घरों की रचना और लोगों का रूप श्रीलंका के निवासियों का समान है। इस प्रकार भारत के दोनों छोरों की जलवायु पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। ये जो छोर है यहाँ पर गर्म ज़्यादा रहते हैं। उत्तरी छोर जो ऊपर में दिखाए थे आपको, इस तरफ यहाँ पर गर्म ठंड ज़्यादा है। तो जिससे क्या है कि यहाँ के लोग भी जो नीचे में दक्षिण छोर में जो रहते हैं, वहाँ के लोग श्रीलंका के निवासी जो काले रंग के होते हैं, वैसे यहाँ के लोगों का रंग भी है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु की इस भिन्नता ने लोगों का रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान में भी काफ़ी अंतर ला दिया है। जलवायु जो है, वहाँ के जो टेम्परेचर, क्लाइमेट, इनके कारण क्या है कि लोगों का वहाँ पर रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में काफ़ी अंतर ला दिया है। जाहिर सी बात है, अगर ठंड रहेगा तो लोगों का रहन सहन कैसा रहेगा? वहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, खान पान अलग होना ही चाहिए। गर्म के जैसा रहना चाहिए सभी चीज़। जहाँ गर्म चीज़ें वहाँ पर ठंड के जैसा रहना चाहिए। हल्के कपड़े वस्त्र पहनेंगे, खान पान उनका अलग होगा, वेश रहन सहन भी अलग होगा। ठीक है। अगला जाते हैं। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, फलतः वे साहसी एवं निडर होते हैं। पहाड़ में और रेगिस्तान जो बलुई क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की भूमि जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में उखड़ खाबड़ होती है और रेगिस्तानी जगहों पर क्या है कि बलुई होती है, जिससे वहाँ के लोगों को मेहनत बहुत करना पड़ता है। और मेहनत करने के कारण ही लोग वहाँ के साहसी भी है और निडर भी रहते हैं, मतलब जो डरते नहीं हैं। ठीक है।
मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी हमारा इतिहास भी है। हम मराठों और राजपूतों के बारे में जो राजाओं के बारे में पढ़ते हैं वो भी हमारे इतिहास में एक वीरता का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ती है, अतः वहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि पर्वतीय भागों में अधिक ठंड और अतः वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, ऊनी वस्त्र का उपयोग करेंगे वेशभूषा पर, जिससे प्रभाव पड़ता है जलवायु के कारण। समुद्र तट के निकट बसे लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती बताइए तो? क्योंकि वहाँ गर्म होती है इसीलिए। इस प्रकार खान पान में भी काफ़ी भिन्नता है। समुद्रीय तटीय इलाकों में मछली भात उनका प्रिय भोजन है। अब क्यों है? ये भी है क्योंकि मछली भात इसीलिए प्रिय हो चुके हैं, समुद्र में मछली प्राप्त करने की सुविधाएं हैं, लोगों का खान पान का शौक बन चुका है वो। तो उत्तरी भारत में और भारत जो है अपने भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें से धान की खेती काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती भी है। यहाँ के लिए जलवायु अच्छी है धान के लिए। उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े बड़े चाव के साथ खाती हैं, वहीं जबकि ठंड प्रदेश जहाँ पर है वहाँ पर क्या है कि दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। ठीक है, भात तो खाएंगे नहीं, भात खाएंगे तो ठंड भी ज़्यादा लगता है ना। तो एटमॉस्फेयर मतलब कि जलवायु के कारण लोगों का खान पान जो अभी हमने पढ़े ऊपर में बदलता है, रहन सहन बदलता है, वेशभूषा भी बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। हिंदी अधिकांश भारतीयों की भाषा है, अतः इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है। भारत में कैसी, आप जानते ही हैं कि बहुत तरह के भाषाएं के लोग रहते हैं, यहाँ पर बोले जाते हैं हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगला। तो ये सब भाषाएं होने के बावजूद भी हिंदी को अधिकांश भारतीयों का भाषा माना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग इस हिंदी का व्यवहार करते हैं, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा का स्वीकार किया गया है। राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा कहेंगे, राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रभाषा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो दिया है आपकी किताब में, लेकिन राष्ट्रभाषा मतलब कि नेशनलाइज्ड लैंग्वेज के रूप में हमें अभी हिंदी से मिला नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है दर्जा, लेकिन राज्यभाषा के रूप में हमें हिंदी प्राप्त हुआ है। तो यह एक भाषा यह है कि जो सारे भारत को एकता का सूत्र में पिरोने का कार्य करती है, अधिकतर बोली जाती है भाषा ये। अगला बढ़ते हैं। यह तो हुई विविधता की कहानी। ये जो हम पढ़े विभिन्न, विविधता मतलब लोगों का धर्म अलग है, जात अलग है, भाषाएं अलग है, रहन सहन, खान पान सब अलग है, इनको हम विविधता की कहानी पढ़ लिए। अब हम इनके पीछे छिपी एकता पर नजर डालते हैं। चलिए, यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये विविधताएं ऊपरी है, विभिन्नता में एकता की विशेषताएं हैं। भारत विश्व का अनोखा देश है। यहाँ के निवासी धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, रहन सहन आदि के भेदों को भूलकर देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर क्या है कि विविधता में एकता का मतलब यही है कि भारत विश्व का अनोखा देश इसलिए है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय मतलब कि धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, रीति रिवाज की नियम, यहाँ के जो रीति रिवाज है वो अलग अलग मानते हैं, रहन सहन सबका आदि का अलग होने के बावजूद भी सब भूलकर एक जैसा और अखंडता में विश्वास रखते हैं, मतलब कि एकजुटता में रहना और एक साथ रहने में विश्वास रखते हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों का मिला जुला रूप झलकता है, चाहे हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, किंतु इन भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है। लेकिन सबका विचारधारा मतलब कि सबका सोच एक ही है, वो है क्या? नीचे में देखिए, एक ही विषय को लेकर लेखकों ने अपनी भाषा में साहित्य की रचना की है। भारत की अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। हमारा कहना यह है कि भाषाओं जो इतने होने के बावजूद भी सबका विचारधारा यही है कि एकजुटता, अखंडता, प्रेम, यही हमारी एक सोच है। सभी लेखकों ने अपनी अपनी भाषाओं में, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी भाषाओं में, तो फिर उसके बाद आपके दूसरे प्रदेश के कवियों ने अपनी भाषाओं में, सबका अपना अपना भाषाओं में लिखने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन विचारधारा सबका एक ही है। भारत की संस्कृति, भारत प्रेम और एकजुटता, यही हमारी सभी का सोच बना है, सबका विचार बना है। ठीक है, हमारी एकता का उदाहरण भी और है, देखते हैं क्या है। हमारे धार्मिक स्तर उत्तर तो दक्षिण, आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर की तरफ मैंने हमारे भारत के कहीं उत्तर में चलिए, दक्षिण में चलिए, सभी धार्मिक स्थल पर आपको क्या नजर आएंगे? आपको जगह जगह एक ही संस्कृति के मंदिर, एक ही संस्कृति की मंदिर दिखाई देंगे। ठीक है, मंदिरों की वास्तुशास्त्र हो, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। जो संस्कृति जो है वहाँ की, जो आपका पूजा पाठ की नियम है वह भी एक ही जैसा होता है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सभी जगहों पर एक ही वास्तुशास्त्र भी होता है। वास्तुशास्त्र मतलब भवन बनाने का कला जो है, वहाँ का मंदिर बनाने का, सबका एक ही जैसा है लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अथवा उनकी मूर्तियों सभी में पर्याप्त समानता दिखाई देगी। मूर्ति भी जो है वो भी एक ही जैसे दिखाई देगी। इसी प्रकार मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी भारत में लगभग एक ही जैसे दिखाई देंगे। आप कहीं भी मस्जिद चले जाओ, मस्जिद की बनावट, गुरुद्वारे चले जाओ, उनकी बनावट, उनके नमाज पढ़ने की तरीका सभी एक ही जैसे हैं। ठीक है, विभिन्न धार्मिक विधियों में भी काफ़ी समानता है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार विभिन्न धार्मिक विधियों को करने और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का पूरा स्वतंत्रता है। किसी भी लोगों को, भारत के निवासी को अपना धर्म चुनने का और उनके जैसा नियम को अपनाने का, जीवन बिताने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर स्वतंत्र हैं। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से दूसरे धर्म के अनुयायी का भावना को ठेस ना पहुँचे। अगर याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने धर्म के साथ किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के किसी को ठेस ना पहुँचाए, ना ही वो हमें पहुँचाए। जब हम इस प्रकार अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, जब हम इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते हैं, तभी दो संप्रदायों के मध्य कटुता बढ़ती है और सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तब क्या हो जाता है, आपस में ही कटुता मतलब झगड़ा हो जाता है और सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, धर्म के लेकर दंगे हो जाते हैं। ठीक है, इन दंगों में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। अब हिंदू मुस्लिम करके अगर लड़ाई करेंगे तो मरेंगे कौन, हम ही भारतवासी के लोग मरेंगे ना। तो इसीलिए ये बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए, दूसरे का धर्म को भी सम्मान करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने जियो और जीने दो का रास्ता अपनाना चाहिए। हम भी जिए, वो भी जिए, मतलब वो भी सुख से रहे, हम भी सुख से रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सदैव याद रखनी चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। कौन से देश के निवासी हैं, भारत की। हमें इस महान देश की हर कीमत पर रक्षा करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश के साथ प्रेम करना चाहिए। देश के साथ प्रेम करने के लिए देश के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। ये हम जो जाने अभी सभी क्या रहन सहन धर्म के बारे में, ये उनके स्वरूप को जानना जरूरी है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता है। अगर आप किसी के बारे में जानते नहीं हो तो आप उनसे लगाव थोड़ी रख पाओगे। उसी तरह हम भी अगर अपने देश के लोगों के रहन सहन, उनके विचारों को, उनकी संस्कृति को, उनके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हमें उनके बारे में लगाव भी नहीं रहेगा, यानी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, देश के मनुष्यों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है। मनुष्यों के साथ साथ पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है। देश प्रेम क्या है, सभी लोगों की जो अभी दिखाया गया सबके साथ प्रेम करना देश प्रेम है। अपने देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम अपने देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। अब परम कर्तव्य क्या है कि एकता को अखंड बनाया, अक्षुण्ण का मतलब होता है अखंड, मतलब खंड में नहीं बांटना, एक में बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, तो ये पूरा आपका पाठ समाप्त हुआ, जो विविधता में एकता। तो आपने समझा हमारे देश की विशेषताएं, हमारे देश में लोगों का रहन सहन, खान पान, ये जो है हम समझ पाए हैं। और इसमें जो पाठ में आपका शब्दार्थ दिया गया है बच्चों, इस शब्दार्थ को आपको याद रखना है जरूरी, क्योंकि अगर शब्दार्थ नहीं समझते हैं तो आप वाक्य में आए जो कठिन शब्द है उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मानचित्र का मतलब क्या होता है, नक्शा। विश्व मतलब संसार। साक्षी मतलब गवाह। अनुयायी का मतलब मानने वाला, जैसे कि हम हिंदू अनुयायी हैं तो हिंदू मानने वाले। प्राचीन मतलब पुरानी। विभाजित मतलब बटा हुआ। अधिकांश मतलब अधिकतर। सौंदर्य का मतलब सुंदरता। अनुपम का मतलब जिसकी उपमा ना हो। वास्तुशास्त्र मतलब भवन निर्माण कला। कटुता मतलब कड़वापन। व्यतीत मतलब बिताना। अक्षुण्ण मतलब अखंडित। तो ये हम सभी ने पूरा पाठ में भावार्थ को समझे और आपके समक्ष ये मैंने पढ़कर भी सुनाया, और आप लोग घर पर इसे जरूर से जरूर पढ़िए, समझिए और क्या है जानने की कोशिश करिए। इसके प्रश्न उत्तर जो है आपको मैं अगला वीडियो में बतला दूंगा, और खुद से कोशिश करिएगा करने के लिए। ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपनी पढ़ाई में मन लगाए रखिए और प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।